Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों फाइनली दूसरा जो ब्लैक बॉक्स है एयर इंडिया प्लेन क्रैश का ये रिकवर कर लिया गया। आप देख सकते हो खबर, सेकंड ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम एयर इंडिया प्लेन क्रैश साइट। तो यहाँ पर कई सारे सवाल आ रहे होंगे आप लोगों के मन में क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि एक ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है। तो ऑलरेडी जब रिकवर कर लिया गया था तो ये दूसरा वाला ब्लैक बॉक्स है क्या, कितने ब्लैक बॉक्स होते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल देर रात को खबर आती है पीके मिश्रा जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो दूसरा ब्लैक बॉक्स है दैट इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, इसको रिकवर किया गया क्योंकि जो पहला वाला ब्लैक बॉक्स था वो ऑलरेडी फ्राइडे को रिकवर किया गया था रूफ टॉप से। आप सब जानते हैं कि जो एयर इंडिया का प्लेन हादसा हुआ था वो जाकर भिड़ा था जो हॉस्टल बिल्डिंग है, मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल बिल्डिंग है उसके ऊपर, और रूफ टॉप से पहला वाला जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर किया गया था, लेकिन जो दूसरा वाला है वो फाइनली अब इसको रिकवर किया गया। ध्यान रखिएगा किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक हम इसको कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मैं आपको डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा, और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो जो पहले फ्राइडे को यहाँ पर रिकवर किया गया था वो था फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और फ्लाइट डेटा जो रिकॉर्डर है वो इंटैक्ट था, एकदम सही सलामत था, और उसको दिल्ली भेजा गया है एनालिसिस के लिए बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और यहाँ पर जो यूएस की NTSB है, बोइंग के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। तो कल देर रात को यहाँ पर जो खबर आई है ना, जो दूसरा वाला ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है वो है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और इसको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि जो जिस प्रकार का मामला जो मलबा जमा हो गया था पूरे साइट पर, तो वहां पर ये मिल नहीं रहा था। फाइनली क्या होता है कि जो ड्रोन वगैरह हैं उनकी मदद ली गई, जो ड्रोन असिस्टेड थर्मल इमेजिंग होती है उसके माध्यम से मलबे में से ये जो दूसरा वाला ब्लैक बॉक्स है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसको ढूंढा गया। ऑल्दो ये भी बताया जा रहा है कि ये भी काफ़ी जल गया था, मतलब ये दूसरा वाला जो ब्लैक बॉक्स है वो जल गया था लेकिन ऊपरी तौर पर जला था, अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट है, मतलब डेटा यहाँ पर सही सलामत है और फाइनली इसकी जांच की जाएगी। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये दोनों ब्लैक बॉक्स हैं, इनका मेन काम क्या होता है। जो पहला वाला हमें मिला था फ्राइडे को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसका पर्पस होता है कि जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होता है बेसिकली एयरक्राफ्ट का जो डेटा होता है ना, टेक्निकल परफॉर्मेंस डेटा, उसको ये कलेक्ट करता है। मतलब आप समझिए 80 से 100 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसका ये डेटा रिकॉर्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इसके अलावा वर्टिकल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं, फिर इसके अलावा जो फ्लैप और स्लैट पोजीशन है। इनफैक्ट आप देख ही रहे हो काफ़ी चर्चा हो रही है कि जो एयर इंडिया का प्लेन हादसा हुआ है उसमें जो फ्लैप है वो क्लोज था, 5 डिग्री होना चाहिए था, मतलब अलग अलग राय आपको देखने को मिल रही होगी। ऑटो पायलट की सेटिंग, फ्लाइट कंट्रोल सरफेस पोजीशन, इस तरह के बहुत सारे जो टेक्निकल परफॉर्मेंस वाले डेटा हैं वो रिकॉर्ड करता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि कितना पुराना डेटा इसके अंदर मिल जाता है। तो बताया ये जाता है कि जो मॉडर्न वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स होते हैं उसमें कम से कम आपको 25 घंटे का जो फ्लाइट डेटा है वो आप रिकवर कर सकते हो, मतलब पिछले पास्ट 25 आवर्स का। और जो स्टोरेज मीडियम होता है वो सॉलिड स्टेट मेमोरी विथ क्रैश सर्वाइवल यूनिट होता है। खैर दूसरा वाला जो कल रिकवर हुआ है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट दोनों ही आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो दूसरा वाला अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ह्यूमन जो इंटरवेंशन है उसके बारे में ये रिकॉर्ड करता है। मतलब कॉकपिट के अंदर जितने साउंड्स हैं उसको ये कैप्चर करता है। मान लो जो पायलट है और जो को पायलट है उनके बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है, जो कम्युनिकेशन है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ वो क्या हो रहा है, अलार्म्स, वार्निंग, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डेटा कैप्चर होता है। जो एम्बियंट कॉकपिट साउंड है, मतलब कॉकपिट के अंदर मान लो जो पायलट है वो किसी बटन को दबा रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी, तो एम्बियंट आसपास जितने भी साउंड्स हैं उसको ये कैप्चर करता है। और इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे
तो ये बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन हाँ, मॉडर्न वाले जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं उसमें कम से कम आपको 2 घंटे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो पुराने वाले होते थे उसमें आपको सिर्फ 30 मिनट का मिलता था। एंड डेटा क्या होता है, उसको मतलब लूप में जो है ओवर राइट किया जाता है, ताकि पुराना वाला डेटा डिलीट होता है और नए वाले डेटा उस पर कैप्चर होते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है ये इतना क्रूशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन फैक्टर है उसको इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। मतलब क्या पायलट्स के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्या किसी प्रकार का पैनिक हुआ, रिएक्शन कैसा था इमरजेंसीज को लेकर, सिचुएशन अवेयरनेस कैसी थी। तो इस तरह के जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उस तरह के डेटा ये रिकॉर्ड करता है और इसका एनालिसिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इनफैक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कैसा है। देखो, ब्लैक बॉक्स एक ऐसे स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, मतलब इस तरह से बनाया जाता है कि ये किसी भी प्रकार की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसको ये विथस्टैंड करे, मतलब आसानी से ये टूटे ना। और ध्यान रखिएगा, कलर इसका होता है ब्राइट ऑरेंज। कई बार लोग सोचते हैं नाम है ब्लैक बॉक्स तो ये ब्लैक कलर का होता होगा, नहीं, ये मिथ है, ब्लैक कलर का नहीं होता। अगेन आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फ्लाइट रिकॉर्डर। और यहाँ पर क्या है कि इसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स भी होते हैं ताकि इसको दूर से ही पहचाना जा सके। मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है, टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील की केसिंग होती है ताकि इसके अंदर के जो डेटा है वो आसानी से जाए ना। क्रैश रेसिस्टेंस होता है, मतलब ये सरवाइव कर सकता है इंपैक्ट अप टू 3400 जी। अब ये जी क्या है, ये कोई ग्राम नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 3400 टाइम्स, कैन यू इमेजिन, 3400 टाइम्स तक के फोर्स को ये झेल सकता है ग्रेविटी के। और फिर होता है फायर रेसिस्टेंस, मतलब 1 घंटे तक 1100 तक डिग्री सेल्सियस तक ये झेल पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जैसे ही क्रैश हुआ पूरा आग का गोला जैसा निकला था। मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि आप समझिए अगर इस तरह का नहीं बनाया जाएगा तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ये जो ब्लैक बॉक्स है ये एकदम स्वाहा हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर वाटर रेसिस्टेंस भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपने कई बार देखा होगा कि जो फ्लाइट है वो समुद्र में जाकर गिर गई। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है कि जो डीप सी सबमर्शन है, मतलब 20,000 फीट तक का प्रेशर ये झेल सकता है। और यहाँ पर अंडर वाटर लोकेटर बेकन भी होते हैं, मतलब ये जो आप देखोगे ना साइड में, ये अंडर वाटर लोकेटर बेकन है। इसमें से हर सेकेंड जो है अगले 30 दिन तक क्रैश के बाद यहाँ पर आपको लाइट एमिट होते हुए देखने को मिलेगी, मतलब पिंग जैसा जो है वो निकलता है। खैर, ब्लैक बॉक्स के मिथ और फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पर क्या वीडियो भी रिकॉर्डिंग होती है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऑडियो और जो डेटा है वही रिकॉर्ड होता है। इंडिस्ट्रक्टिबल, कभी ये टूट ही नहीं सकता, नहीं, मतलब टूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन 100% इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। क्या ये हमेशा मिल ही जाता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल MS-370 वाला जो ब्लैक बॉक्स है वो अभी तक नहीं मिला। तो ये सब इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली सबसे पीछे की तरफ इसको रखा जाता है, जो टेल एंड आप देख रहे हो ना, और दोनों वाले ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दोनों आपके पीछे की तरफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपैक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, सुरक्षा ज़्यादा रहती है। तो इसी की वजह से वहाँ पर ये चुना जाता है। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद करता है। एयर फ्रांस 447, इथियोपियन एयरलाइंस 302, जितने भी यहाँ पर क्रैश हुए थे तो उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब ब्लैक बॉक्स के माध्यम से, तो काफ़ी कुछ पता चला। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को भी इम्प्रूव किया जाता है। जैसे बोइंग 737 मैक्स, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा था, तो एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर उस ब्लैक बॉक्स के थ्रू डेटा जो रिकवर हुआ उसके हिसाब से जो फ्लाइट का एक प्रकार से डिज़ाइन है, एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, उसमें इंप्रूवमेंट लाई गई। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं इसकी वजह से। सेफ्टी रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं जब भी कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज़ इस ब्लैक बॉक्स से मिलती है। तो इसी की वजह से ये बहुत मायने रखता है ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स ना, इसको भी अब इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हमेशा ये ना करना पड़े कि बार बार हम इसको ढूंढ ही रहे हैं, कभी भी मिल नहीं रहा है, कई बार कभी ऐसा ना होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोला जा रहा है कि मान लो समुद्र में अगर प्लेन गिरता है तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैक बॉक्स है वो आपका डिटैच हो जाए और समुद्र में तैरने लग जाए ताकि इजीली उसको रिकवर किया जा सके। ये ऑलरेडी कुछ मिलिट्री प्लेन्स के अंदर आपका डाला गया है। फिर रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, मतलब जो क्रिटिकल डेटा है वो डायरेक्टली सैटेलाइट को पहुंचा दिया जाए। हमें क्यों वेट करना है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तभी हम
डेटा रिकवर कर पाएंगे। आजकल सैटेलाइट्स वगैरह के माध्यम से डायरेक्टली आप उसको ले सको, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा क्लाउड बेस्ड बैकअप भी हम इसको रख सकते हैं, मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको भी सिक्योर सर्वर में डाला जा सकता है। आजकल AI का ज़माना है, यहाँ पर जो भी डेटा है उसको AI की मदद से हम बेटर चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो इसी की वजह से फ्यूचर ऑफ ब्लैक बॉक्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश का दोनों ब्लैक बॉक्स अब फाउंड कर लिया गया है, तो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि जो डेटा उसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, दोनों को टाइमलाइन जो है उसको मैच कराया जाएगा, ताकि एग्जैक्टली जब टेक्निकल जो चीज़ें हो रही थी उसके साथ साथ जो कॉकपिट में जो चीज़ें हो रही थी क्या वो मैच कर रही हैं कि नहीं, तो उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो ऑडियो है कॉकपिट में, वहाँ पर डिसीजंस क्या लिए गए, पायलट के बीच में कम्युनिकेशंस कैसा था, अलर्ट टोन कैसा था, उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। फिर है रिव्यू टेक्निकल पैरामीटर्स, मतलब कि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है क्या वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे कि नहीं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सैबोटाज है कि क्या किसी ने कुछ गड़बड़ी की है, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इनिशियली वैसे मैं आपको बता दूं, जो हाइपोथेसिस दिया जा रहा है, कहना है कि जो इंजन है वो फेल हो गया था, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। अब देखो, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि दो इंजन एक साथ फेल हो गए, क्योंकि 2 इंजन थे उसमें, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा चांस होगा कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएंगे। तो वो समझने की जरूरत है कि ये ऐसा कैसे हो गया। मान लो बर्ड ने भी स्ट्राइक किया होगा तो एक इंजन फेल हुआ हो, और ये जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट होते हैं आप उसमें एक इंजन में इजीली उसको लैंड भी करा सकते हैं और टेक ऑफ भी करा सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑटो पायलट कंप्यूटर मैल फंक्शन हुआ है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। फ्लैप डिप्लॉयमेंट उसमें इम्प्रॉपर है, क्रू डिसओरिएंटेशन हो गया था, फेलियर टू रिस्पॉन्ड वार्निंग, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम वार्निंग को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो ये भी एक हो सकता है। फिर कंटैमिनेशन की बात कही जा रही है, जो फ्यूल होता है और जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है क्या उसमें किसी प्रकार का कंटैमिनेशन हुआ है। तो इस तरह के हाइपोथेसिस अभी के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कई सारी एजेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो लीड इन्वेस्टिगेटर है इसके अंदर वो है AAIB, दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है, जिनकी प्राइम जिम्मेदारी है कि आखिरकार पता करें हुआ क्या है। फिर ऑब्वियस सी बात है, भारत की जो रेगुलेटर है DGCA वो इन्वॉल्व है, बोइंग को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अब क्योंकि बोइंग अमेरिकन कंपनी है तो USA की भी जो रेगुलेटर है NTSB उसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर इसके अलावा लोकल पुलिस, फॉरेंसिक टीम, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अब आगे होगा क्या? देखो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बताया जा रहा है अगले 30 दिन में आ सकती है, इंक्लूडिंग रॉ डेटा। फाइनल रिपोर्ट आने में 6 महीने से 12 महीने तक लग सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, कुछ एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते। फिर एयर इंडिया जो है ओवरऑल एविएशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात कही जा रही है, पायलट सर्टिफिकेशन, ऑडिट मेंटेनेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब चेंजेस होंगे। लेट्स सी अब यहाँ से क्या होता है, बट आई होप कि ये जो ब्लैक बॉक्स के बारे में जितनी चर्चा हो रही थी वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच इंटरनेशनल बॉडी सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लैक बॉक्स डिजाइन एंड क्रैश सर्वाइवेबिलिटी? कौन सी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड सेट करती है ब्लैक बॉक्स के लिए? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, आप में से जो भी लोग 2026 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो तैयारी कराई जाती है, बुक्स का भी पूरा सेट आपके घर ही भेज दिया जाता है, और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड हो जाता है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, आपको यूज करना है चेकआउट के समय ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को अवेल कर पाएं। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.